Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So my name is Priyanka and this is my first YouTube video guys. तो आज की जो ये वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो जैसे चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो हम इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे, क्योंकि जब हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होगी तभी हम आगे चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे इसमें मोल कंसेप्ट है और भी जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो हमें पहले बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, तभी हम आगे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है, तो बेसिक है तो हमें सबको पता होता है कि केमिस्ट्री क्या होती है। फिर भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप रीड कर सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। देखो केमिस्ट्री में हम सब मैटर के अराउंड ही सारी बातें करते हैं ना। तो मैटर की कंपोजिशन मतलब वो किस चीज़ से बना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो मैटर की जितनी भी स्टडी होती है वो सब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, साइंस की जो ब्रांच है केमिस्ट्री वो उस चीज़ से डील करती है। तो ये हमारी केमिस्ट्री होती है। ठीक है, आगे जैसे हमने केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया है, मेनली तो हम 3 तरह से ही करते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। बट मैंने यहाँ एक और लिखी हुई है एनालिटिकल, वो भी हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। जैसे स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये साइनाइड्स, ये सब आते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन को जब मिक्स करके जो कंपाउंड बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और उनके जो डेरिवेटिव है उनकी स्टडी करते हैं। जैसे CH4 है, ये भी आगे जाके आप पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर वगैरह। मिथेन होता है, इसका नाम पता होगा आप सबको। ये तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या करते हैं कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के, यानी कि हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड है या उनके डेरिवेटिव है, उन सब को हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। राइट, अब है थर्ड टाइप की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हम डील करते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट का इफेक्ट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। और अब है फोर्थ टाइप केमिस्ट्री का, तो दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना या किसी चीज़ का ऑब्जर्व करना। जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी का, है ना, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जितने भी अलग अलग सब्सटेंस है ना, उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव जो क्वालिटी को मतलब डिटरमाइन करता है, क्वालिटी उस चीज़ की कैसी है, उस मैटर की, उस सब्सटेंस की। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है ना कि क्वांटिटी, कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका, वो होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव। तो इसमें हम 2 टर्म को पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी है मैटर, तो हमने अभी पढ़ा मैटर की केमिस्ट्री जो है वो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर, ऑब्वियसली, है ना। तो मैटर आप पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में। तो मैटर वो कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ मास मतलब उस पे हो, कुछ ना कुछ मास हो उसके पास, और कुछ ना कुछ स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो, और हमारी 5 सेंसेस से, किसी भी 5 सेंसेस से उसको हम फील कर सकें, वो होता है मैटर। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ये पेन है जैसे, ये भी मैटर है, कुछ ना कुछ इसका मास है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, और हम उसको देख सकते हैं, हमारी 5 सेंसेस ऑर्गन यानी हमारी आँख से हम इसको देख सकते हैं ना, तो ये मैटर है। और जो मैटर होता है ना वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तीनों फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। राइट, तो तीनों फिजिकल स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, एक पॉइंट है, ऑल ऑफ दीज 3 स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल बाई चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि ये जो फिजिकल स्टेट्स है तीनों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि एक दूसरे में, यानी आपस में ये चेंज हो सकते हैं।
जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना वो प्रोसेस कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न, है ना। और जब लिक्विड को वापस सॉलिड में करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, और सॉलिड को गैस में, गैस को सॉलिड में। ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। तो यहाँ तक आई होप कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए अगर आप कोई भी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि आप जब लिखोगे ना तो ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो पहले। तो अब हम देखेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर को हम दो तरह की क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। सॉरी मैंने यहाँ पे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन आएगा, ओके सॉरी। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं एज ए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है ना। उसके बाद हम प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर आगे डिवाइड करते हैं कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में। ठीक है, और मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। कंपाउंड्स को फर्दर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक में जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, उसमें हम। तो अब हम देखेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन दो तरह से। तो अब हम देखेंगे कि मैटर की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। मैटर को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो सिंपल सॉलिड, लिक्विड, गैस में करते हैं। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, दो तरह से डिवाइड करते हैं इनको, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर इनको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं, जैसे प्योर सब्सटेंसेस को कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में, मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। कंपाउंड फिर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हम कौन से कंपाउंड से डील करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन से डील करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम एक एक करके इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन को ही लेके चलते हैं। तो सॉलिड का हम सबको पता है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका डेफिनेट शेप होता है। और जैसे एग्जांपल जिसका वुड है, आयरन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बना के दिखाया है कि जो सॉलिड की जो अरेंजमेंट होती है ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है, वो बहुत ही मतलब पास पास होते हैं, वो बहुत ही ना के बराबर उनमें स्पेस होता है, देखो। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, बस एक मतलब रिवीजन के लिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट इनडेफिनेट शेप होता है। इनडेफिनेट शेप मतलब जैसे इसका एग्जांपल है मिल्क या वाटर। जैसे आप वाटर है, वाटर को आप एक ग्लास में ले रहे हो, है ना, तो वो उसकी शेप में आ गया। ठीक है, आपने जग में डाल दिया तो जग की शेप ले ली, तो शेप डेफिनेट तो नहीं हुआ ना, इनडेफिनेट हुआ, बट वॉल्यूम डेफिनेट ही रहा, वॉल्यूम तो उतना ही रहा, है ना। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट ये थोड़ा दूर दूर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, बट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो दूर होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होता है उनमें। ठीक है, उसके बाद आता है गैशियस। गैशियस स्टेट में क्या होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप, ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता और ना ही शेप। ठीक है, जैसे H2, CO2, ये सारे हमारे गैशियस के एग्जाम्पल है। और इसमें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट बहुत ही दूर दूर होती है, तो मैंने छोटा सा बॉक्स बना के दिखाया, इसलिए बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसमें हम मानते हैं कि नेग्लिजिबल होता है, बट नेग्लिजिबल होता नहीं है, मतलब होता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है कि एक ही फेस प्रेजेंट होता है। एक ही फेस प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, और गैस है तो गैस ही रहेगा, यानी कि एक सिंगल फेस ही प्रेजेंट होगा उसमें। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब सेम रेशियो, मतलब सेम कंपोजिशन रहेगी, वो होता है होमोजीनियस। और इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। जैसे वाटर में हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, वो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है ना कि इसमें मोर देन वन फेस प्रेजेंट होता है, एक फेज नहीं होता, एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, बिल्कुल कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, सेम कंपोजिशन नहीं रहती इनकी। और इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। वाटर में आप
ऑयल डाल दो, वो डिज़ोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली? नहीं होगा ऑब्वियसली, वो अलग ही दिखेगा, ऑयल की लेयर जो होगी वो अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि क्या होते हैं। सब्सटेंसेस हैविंग फिक्स्ड कंपोजिशन एंड कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस या वन मैटर या जो भी है। तो प्योर सब्सटेंसेस की क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ठीक है, फिक्स ही रहती है उनकी कंपोजिशन, और उनमें एक सब्सटेंस ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लेके चलते हैं, गोल्ड है, तो यहाँ पे हम कौन से गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। ठीक है, जो कि प्योर होता है, जिसमें एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, फिक्स्ड कंपोजिशन है उसकी। जैसे H2O है, वाटर है। अब यहाँ पे हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर की, राइट। तो ये प्योर सब्सटेंसेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, प्योर सब्सटेंसेस कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मतलब कि प्योर सब्सटेंसेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। ठीक है, केमिकल मेथड से कर सकते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। मटेरियल्स कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल्स जिनके पास मतलब एक ही सब्सटेंस है, वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है, मतलब फिक्स रेशियो नहीं है। मटेरियल जो कि एक ही सब्सटेंस कंटेन करता है और प्रेजेंट होता है किसी भी रेशियो में। और प्योर सब्सटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, यानी कि फिक्स्ड रेशियो में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पार्टिकल। एलिमेंट सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल से कंसिस्ट होता है, से बना होता है, और वो पार्टिकल या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल, बट एक ही टाइप का होगा। अगर एटम है तो एटम से ही मिल के बना होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल से। ऐसा नहीं कि एटम और मॉलिक्यूल मिक्स, नहीं, इसमें लिखा है ओनली वन पार्टिकल, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से कंसिस्ट होता है एलिमेंट्स। ठीक है, और ये प्योर सब्सटेंसेस की सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में कि प्योर सब्सटेंस की दो फॉर्म होती है, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट। ठीक है, और एलिमेंट्स को भी हम फर्दर 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये हमें पता है, मेटल्स जिसमें लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो शाइन करते हैं। नॉन मेटल्स वो नहीं करते शाइन, बट इसमें एक्सेप्शन होती है, ग्रेफाइट। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि ग्रेफाइट में शाइन होती है ऑब्वियसली। मेटलॉइड्स जो मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ये सब बेसिक चीज़ें हम सब पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। एलिमेंट्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड कि एलिमेंट्स लिखा है यहाँ पे, मैटर या मटेरियल या सब्सटेंस कुछ नहीं लिखा है। कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, राइट। जैसे H2O है, और ये भी क्या होगा कि फिक्स्ड रेशियो में होगा, क्योंकि किसका टाइप है, प्योर सब्सटेंसेस का। और प्योर सब्सटेंसेस फिक्स्ड कंपोजिशन यानी फिक्स्ड रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे H2O का हम लेके चलते हैं रेशियो, तो यहाँ पे 2:16 होगा, 1:8 होगा, तो यानी कि रेशियो फिक्स रहेगा, कंपोजिशन फिक्स ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो देखो हमने सारा कर लिया कवर कि मैटर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, फिजिकल, केमिकल, उन सब के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। जितना हमें पता होना चाहिए वो सब हम पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें जो आगे आता है ना, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टर्म आती है। ठीक है, वैसे मतलब ये भी पढ़ना हमें ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो आपको आगे पता चलेगा। और ये जो टॉपिक है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपका फिज़िक्स में भी है 11th क्लास में ही, तो आपको हेल्प ही करेगा ये। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी है, NCERT में ये है। ठीक है, तो हम बेसिक से ही शुरू करेंगे, उसके बाद हम मोल कंसेप्ट, हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट पहले जो हमें पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, दोज important or significant digits which convey the meaning according to accuracy or certainty। मतलब वो significant digit जो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करती है उसकी सर्टेनिटी या एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिग्निफिकेंट डिजिट, मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट डिजिट अकॉर्डिंग टू सर्टेनिटी। देखो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे को ये लग रहा है कि आपके लिए नया वर्ड है। ठीक है, क्योंकि 11th में ही पढ़ते हैं ना, तो
इसको समझने से पहले आप दो टर्म्स को समझिए, दैट इज़ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। देखो प्रिसिशन का मतलब होता है रिपीटेशन, रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर सेम क्वांटिटी। अभी क्लोजनेस का मतलब कौन सी वैल्यू की क्लोजनेस मैं बोल रही हूँ, कि जो सेम क्वांटिटी की क्लोजनेस हो, यानी सेम क्वांटिटी सेम डिजिट का रिपीटेशन हो वहाँ पे, वो होता है प्रेसिशन। और एक्यूरेसी में क्या होता है, क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक हमारी वैल्यू आ रही है, उसके नज़दीक ही पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो वो होता है एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं हमने। तो जैसे ये 3 बच्चे हैं 1 2 3, ठीक है, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, ठीक है, और वो जो रिज़ल्ट की ट्रू वैल्यू है वो आनी चाहिए इनकी 3.00, ठीक है, ये आनी चाहिए। और तो पहले बच्चे ने जब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म किया तो उसकी क्या वैल्यू आई 2.94, सेकेंड ने किया 1.96, थर्ड ने किया 3.00, सॉरी यहाँ पे 2.96 आना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट बच्चे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट आया 2.94, ठीक है, सेकंड ने किया 2.96, थर्ड ने किया तो उसका 3.00। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फर्स्ट बच्चे ने, उसका आया 2.94 फिर से, ठीक है, और सेकंड का 3.01 और थर्ड का 3.00, ठीक है ना। और आना कितना चाहिए था, ट्रू वैल्यू कितनी थी 3.00। तो अब हम देखते हैं कि एक्यूरेसी या प्रिसिशन किस में अकर कर रहा है। देखो इसमें क्या है, दोनों वैल्यूज़ रिपीट कर रही है, सेम क्वांटिटी रिपीट कर रही है, तो ये हम किस में पढ़ा था, ये प्रिसिशन में, रिपीटेशन ऑफ सेम क्वांटिटी। तो इसमें क्या है, प्रिसिशन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी कहाँ है, देखो 3.00 आना चाहिए बट कितना आ रहा है 2.94, सो एक्यूरेसी नहीं है, प्रिसिशन है, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, एक बार उसका आया 2.96 और एक बार आया 3.01। अब देखो एक्यूरेसी तो है, 3.01 आ रहा है, भले ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ना आ रहा हो, सेकंड में तो आ रहा है ना 3.01, यानी कि 3.00 के पास है, बिल्कुल पास है, क्लोज है, ठीक है, तो एक्यूरेसी तो है। और एक बात याद रखना, अगर एक्यूरेसी है ना तो प्रिसिशन ऑब्वियसली ही होगा, ठीक है। बट प्रिसिशन हो और एक्यूरेसी हो वो मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हो ही हो, बट एक्यूरेसी होगी तो प्रिसिशन ऑब्वियसली ही होगा, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वाले में उसका एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 3.00 आया, सेकंड में 3.00 आया, तो ये तो प्रिसिशन भी एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट तो आया ही है और सेम क्वांटिटी रिपीट भी हो रही है, तो ये प्रिसिशन भी है, ठीक है। अब इन सब को मिला के इनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.00 प्लस माइनस 0.1। अब ये क्या है, इसमें एक टर्म सर्टेनिटी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्टेनिटी वाली टर्म कौन सी है और अनसर्टेनिटी वाली कौन सी है। तो देखो 3.00 ये तो हमारी सर्टेन वैल्यू है, सर्टेनिटी है, और 0.1 ये अनसर्टेनिटी है। अगर 3.00 में से हम 0.1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.99 है ना, और प्लस करेंगे तो 3.01, तो इसकी मतलब एक्यूरेट वैल्यू है, जैसे क्लोजनेस है उसकी वैल्यू की, है ना। तो ये सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। और अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए हमारे पास 6 रूल्स होते हैं, ठीक है, तो हम 1 बाय 1 उनको करेंगे, पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिंपल सी बात है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी ज़ीरो को छोड़ के जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया ये वाली डिजिट, तो इसमें कितने टर्म है, मतलब कितनी नॉन ज़ीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, सारी नॉन ज़ीरो है, तो सारी क्या होगी सिग्निफिकेंट, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 6। इसमें क्या होगा 1 2 3 7.23, सारी नॉन ज़ीरो है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। अब रूल नंबर 2 क्या है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पे है, जैसे अब अगर आप फर्स्ट रूल पढ़ लेते, ठीक है, सेकंड नहीं पढ़ते, आप ध्यान नहीं देते, ये यही पढ़ लेते, स्किप कर देते आगे, ठीक है, तो आप क्या बताते कि इसमें कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, बाकी तो 0 हो गए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो 0 आते हैं ना तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट होता है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना, ये जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, और ये वाला एग्जाम्पल है 7.0203, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में जो 0 आएंगे वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5 है,
तो अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है? इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी डेसिमल डिजिट्स होती है ना, उसमें जो पहली जो नॉन ज़ीरो डिजिट होती है उससे पहले अगर कोई भी ज़ीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हम। जैसे ये है 0.000002, ठीक है, तो ये हमारी डेसिमल डिजिट है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट काउंट हम उनको नहीं करेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? ओनली 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये देखो 1.00008। अब इसमें इन तीनों ज़ीरो को हम काउंट करेंगे क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 5, राइट। अब देखते हैं हम रूल नंबर 4। तो उसमें क्या है? इन डेसिमल नंबर, ये भी डेसिमल नंबर का ही रूल है, 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो इज सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद जो ज़ीरो आएंगे ना वो तो सिग्निफिकेंट हम उनको काउंट करेंगे डेसिमल डिजिट्स में, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है 0.07200। अब रूल नंबर 3 में क्या था कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरो आएंगे डेसिमल डिजिट में वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी कि ये 7 से पहले जो 2 ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और 7200 ये नॉन ज़ीरो के बाद ज़ीरो वाले हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4, ठीक है। अभी हम देखेंगे रूल नंबर 5। अब इसमें जैसे पावर्स में जब अगर कोई भी डिजिट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो पावर्स होती है ना उसमें हम कोई भी सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ को उसमें वो नहीं करते हम। जैसे डिवाइड करते हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है। तो हम सिर्फ इस डिजिट को देखेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 4 होंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 में क्या है कि किसी भी कांस्टेंट डिजिट का जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी या सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कोई भी कांस्टेंट डिजिट जो होगी उसका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब हमारे ये सारे रूल्स जो है वो ख़त्म हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.0052। अब इसमें क्या है कि डेसिमल डिजिट है और दो नॉन ज़ीरो के बीच में ज़ीरो आ रहे हैं तो हम उनको भी काउंट करेंगे। तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 0.000307। अब हमने क्या रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरो होंगे डेसिमल डिजिट में उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो कितने ज़ीरो होंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है 6.2501। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट में 1324, ये तो एक मतलब कंप्लीट नंबर है तो इसमें क्या होगा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, राइट। और इसमें कितने होंगे? 800.0। इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आ रहे हैं, राइट। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब नेक्स्ट वाला है 7.4 × 10⁻²। अब हमने ये रूल देखा था कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 कि जो हमारे 10 में जो पावर होती है उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2, ओके। नेक्स्ट है 0.2053। अब ये डेसिमल डिजिट में है और नॉन ज़ीरो से पहले अगर ज़ीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कितने हुए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ऐसे ही इसमें 0.003, इसमें ये सारे ही ज़ीरो है नॉन ज़ीरो से पहले तो इनको काउंट नहीं करेंगे, यानी कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, राइट। और 9th क्वेश्चन है 921। ये भी एक कंप्लीट नंबर है अपने आप में। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3, ठीक है। और ये है 8000, इसमें कितने होंगे? इसमें इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 10⁻3, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी इसको देख के आप 4 लिख दो, ठीक है ना। तो ये इंटू 10 पावर में हमने इसको लिख दिया, इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1। तो और ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको करने हैं, ठीक है। और अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ज़रूर इसका आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है इनका आंसर। अब ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है कि रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन हम देख लेते हैं कैसे करना है। जैसे हम एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे ये 2 डिजिट हमारे पास दी हुई है 7.2 प्लस 1.007 ये दी हुई है। तो हमने पहले तो सिंपली इनका सम कर लेना है, ठीक है, कर लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल डिजिट कौन सी है, मतलब हमें डेसिमल में नहीं देखना, वैसे देखना है कि ये 2 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट, तो ये वाली छोटी हुई। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद कितनी मतलब डिजिट्स हैं, उतने ही हम वहाँ तक ही हम मतलब कि जो आंसर आएगा उसमें भी उतने ही डेसिमल के बाद ही उतने डिजिट तक ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे ये डिजिट स्मॉल है, ठीक है, 7.2, तो अब हमारा आंसर तो ये आ गया। अब हमें देखना है क्योंकि ये स्मॉल है, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 2 सिर्फ, है ना। तो आंसर में भी हमें ऐसे ही रखना है। जैसे 8.207 है तो हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी है, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम 8.2 लिखेंगे, ना कि ये, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का यही रूल है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होता है सिंपल, कि जैसे हम 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी आप ये मत सोचना कि इसमें से मैंने इसको माइनस किया कि इसके सामने माइनस का निशान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। तो अभी भी हमें स्मॉल डिजिट को चूज़ करना है, उसमें डेसिमल के बाद देखना है कि कितने डिजिट्स हैं। अभी इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो हमें पहले आंसर मिल गया हमारा। उसके बाद हमें भी डेसिमल के बाद कितनी प्लेस तक रखनी है वैल्यू वो देखना है, क्योंकि स्मॉल डिजिट में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखेंगे। दैट इज़ ट्रू, 79.7, ठीक है। हमें कंप्लीट नहीं लिखना, दैट इज़ रॉन्ग। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हमें पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है सीधा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो स्मॉल डिजिट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने देखा था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आते हैं स्मॉल डिजिट में, वहाँ तक ही हमें आंसर रखना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि पहले तो हम पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्मॉल डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वहाँ तक ही हम आंसर में सिग्निफिकेंट रखेंगे। जैसे ये है इसमें स्मॉल डिजिट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए पहले वाले, ठीक है। तो इसमें हम क्या रखेंगे आंसर 2.3, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे सम अप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।